हाँ, तो 11th क्लास के बच्चों, ये आपका राजनीतिक सिद्धांत का किताब है और चैप्टर नंबर 7 है। चैप्टर का नाम है राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद के बारे में हम यहाँ जानकारी लेंगे, पढ़ेंगे। हम में से, आप में से कोई पढ़ा लिखा हो या कोई नहीं पढ़ा लिखा हो, लेकिन राष्ट्रवाद शब्द आते ही सबको समझ में आ जाता है कि ये शायद देश के प्रति भक्ति है, देश के प्रति सम्मान है। ये तो हम उन्हीं बातों को यहाँ पढ़ेंगे, ये देश के प्रति सम्मान है या नहीं। राष्ट्रवाद के से हम फायदे भी पढ़ेंगे और नुकसान भी पढ़ेंगे, क्योंकि आप लोग सोचते होंगे कि देश से प्यार करना, इसमें नुकसान कहां से हो जाएगा। जी नहीं, देश से प्यार करना राष्ट्रवाद है और हमें प्यार करना चाहिए। देश के लिए मर मिटने के लिए हमें तैयार होना चाहिए। लेकिन राष्ट्रवाद की परिभाषा के बाद मैं आप लोगों को बताऊंगा कि राष्ट्रवाद कैसे चरम राष्ट्र में बदल जाता है और अलगाववाद में बदल जाता है। जब ये चरम और अलगाववाद में बदलता है तब देश के टुकड़े भी हो जाते हैं और दूसरे देशों से युद्ध भी हो जाता है, और ऐसे में पूरा का पूरा राष्ट्रवाद रूपी साम्राज्य का विघटन हो जाता है। यूरोप में जाओ, बहुत सारे राज्य आपको दिखेंगे कि छोटे छोटे राज्य के रूप में बहुत सारे देश निकले और वो सारे देश बाद में आपस में लड़ गए, चाहे रूस हो या फिर इंग्लैंड हो, जो पूरी दुनिया पे राज किया था राष्ट्रवाद के कारण ही। लेकिन किस तरीके से ये सारे साम्राज्य मिट्टी में मिल गए, आज इनका कोई कुछ इतनी ताकत नहीं है और ना ही ये दुनिया पे राज कर सकते। तो दोनों पक्षों को समझना पड़ेगा। फिर बाद में हम रविंद्रनाथ टैगोर जी की बातों को पढ़ेंगे कि वो राष्ट्रवाद के बारे में क्या कहते हैं, क्योंकि अगर इस वक्त हमारे देश में लिया जाए तो राष्ट्रवाद बड़े जोर शोर से चल रहा है। आप लोग 11th के बच्चे हो, 11वीं 12वीं इन सब में पढ़ते हो, 17 साल की उम्र होगी आप लोगों की, लेकिन राष्ट्रवाद शब्द आते ही, देश सेवा की बात आते ही आपकी तो बांछें खिल जाती है और बिल्कुल उतर जाते हो देश सेवा में। लेकिन आपको बहुत सारे लोगों को पढ़ना होगा, बहुत सारी जानकारी राष्ट्रवाद के बारे में इकट्ठा करना होगा, तब जाकर आपको पता चलेगा कि राष्ट्रवाद क्या है और इसके नुकसान क्या हैं, फायदे क्या हैं। मैं एक और बात बता देता हूं शुरू में ही पढ़ाने से पहले, कि राष्ट्रवाद प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध दोनों का प्रथम कारण था राष्ट्रवाद। तो राष्ट्रवाद को हमें कैसे लेना चाहिए वो हम पूरे चैप्टर पढ़ने के दौरान धीरे धीरे समझेंगे। तो आइए इस अध्याय में सबसे पहले हम राष्ट्र और राष्ट्रवाद के बारे में पढ़ेंगे। राष्ट्र क्या होता है, दूसरा राष्ट्रवाद की शक्ति और सीमाओं को भी समझेंगे, और लोकतंत्र में राष्ट्रवाद का क्या स्थिति है, क्या लोकतंत्र में राष्ट्रवाद का होना कहीं गलत तो नहीं है, क्योंकि लोकतंत्र में कई तरह के संस्कृति के लोग रहते हैं। तो क्या सारे संस्कृति के लोग लोकतंत्र में रहते हैं और सब में राष्ट्रवाद आ जाए तो क्या ये फायदेमंद होगा? इस सब के बारे में हम देखेंगे, पढ़ेंगे। तो आइए सबसे पहले हम पढ़ते हैं राष्ट्रवाद का परिचय। राष्ट्रवाद शब्द को आते ही क्या समझ में आता है आपको? मोटे तौर पर अगर जनता की राय लें, लोगों से पूछो कि भाई राष्ट्रवाद क्या है, तो वो बोलेंगे कि राष्ट्रवाद देशभक्ति को कहते हैं, राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना, राष्ट्र के लिए बलिदान हो जाना, ऐसे ही शब्द आपको सुनने को मिलेगा राष्ट्रवाद में। दिल्ली में गणतंत्र परेड होता है, गणतंत्र दिवस पर परेड होता है,
भारतीय राष्ट्रवाद का वहां पर बेजोर प्रतीक देखने को मिलता है। सभी राज्यों से झांकियां आते हैं, सेना सब अपनी अपनी प्रदर्शन करते हैं, सब कुछ आपको वहां पर दिखेगा। राष्ट्रवाद के प्रतीक के रूप में एक से एक हमने जो हथियार बनाए हैं अपने राष्ट्र की सुरक्षा के लिए। जब परेड के पहले जब राष्ट्रपति जी अवार्ड देते हैं उन वीरों को जो देश के लिए बलिदान हुए, तब आपका सीना चौड़ा हो जाएगा गर्व से कि हमारे देश में राष्ट्रवाद है और राष्ट्रवाद के लिए बलिदान देने वालों की भी कमी नहीं है। ये सब आपको वहां देखने को मिल जाएगा। लेकिन पिछली 2 शताब्दियों से, पिछले 2 सेंचुरी से राजनीतिक सिद्धांत में या पूरी दुनिया में राष्ट्रवाद को परिभाषित करने की कोशिश की गई है। तो मैं भी आपको एक परिभाषा देता हूं। राष्ट्रवाद क्या है? तो राष्ट्रवाद वह स्थिति है जिसमें किसी देश के नागरिक अपने देश के मान, सम्मान तथा विकास के लिए कुछ भी करने को तैयार रहता है, उसे हम राष्ट्रवाद कहते हैं। याद रहेगा, जब किसी देश के नागरिक अपने देश के मान, सम्मान तथा विकास के लिए कुछ भी करने को तैयार रहता है, इस स्थिति को हम राष्ट्रवाद कहते हैं। ये आप लोगों को याद कर लेना है और इस पर हमारे स्टूडेंट को अभी तक बहुत ही अच्छे मार्क्स मिले हैं। अब मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि राष्ट्रवाद के लिए मैंने डेफिनेशन दिया, आप रविन्द्रनाथ टैगोर जी का भी डेफिनेशन ले सकते हो, अरस्तु या फिर प्लेटो का भी आप डेफिनेशन, उनकी भी डेफिनेशन को सीख सकते हो, अन्य दार्शनिक और स्कॉलर को भी आप सीख सकते हो। पिछले 2 शताब्दियों से राष्ट्रवाद की परिभाषा देने में और इसकी विवेचना करने में लेखक और अन्य दार्शनिक लोग लगे हुए हैं। लेकिन अभी तक मैं कहूंगा कि जितनी भी परिभाषा आया है वो सब सम्मोहन से भरा हुआ है। वो हमें सारी परिभाषा सम्मोहित करता है, कहीं न कहीं हमारे दिमाग को कब्जे में करके राष्ट्रवाद में कुछ और ही हमें सिखा देता है। राष्ट्रवाद आ गया, ठीक है, आप अपने देश के मान सम्मान के लिए कुछ भी करने को तैयार रहो, अच्छी बात है। लेकिन यही राष्ट्रवाद तो फ्रांस में भी आया था ना, जब नेपोलियन आया तो। लेकिन नेपोलियन ने जब राष्ट्रवाद लाया तो वो राष्ट्रवाद कौन सा आया? कहा जाता है, ये भी क्वेश्चन आएगा, राष्ट्रवाद का जन्म कहां हुआ? राष्ट्रवाद का जन्म फ्रांस में ही हुआ था, फ्रांसीसी क्रांति के दौरान ही हुआ था। उसके बाद वो इंग्लैंड सब में फैला है, यूरोप में या अन्य देशों में। जिन जिन देशों में राष्ट्रवाद आता गया वो देश सब गुलामी से के जंजीरों को तोड़ा और आजादी भी पाए। ये राष्ट्रवाद बड़ा अच्छा था कि अगर हम किसी के गुलाम हैं, कोई हम पर कब्जा कर रखा है, तो राष्ट्रवाद आपके अंदर आया और आपने अपने देश को आजाद कराया। ऐसे में तो राष्ट्रवाद बहुत अच्छा था, फिर तो राष्ट्रवाद में कोई बुराई थी ही नहीं। लेकिन फ्रांस की क्रांति में जब लोग अपने ही आताताई राजा से निजात पा लिया, स्वतंत्रता प्राप्त कर लिया, उसके बाद राष्ट्रवाद आया। लेकिन राष्ट्रवाद में क्या हुआ? नेपोलियन ने कहा कि अब हम दूसरे देशों को जीतेंगे। तो जब हम दूसरे देश को जीतने लगते हैं, हम सोचते हैं कि हमारे देश के मान सम्मान और विकास दूसरे देश को जीतकर उसके संसाधन को छीनकर ही विकास होगा, तो ये राष्ट्रवाद नहीं रह जाता, ये राष्ट्रवाद बन जाता है चरम राष्ट्रवाद, एक्सट्रीम नेशनलिज्म। तो आपको ये देखना है कि आप किससे, एक्सट्रीम नेशनलिज्म में हो या राष्ट्रवाद में हो। राष्ट्रवाद में होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन अगर आप एक्सट्रीम नेशनलिज्म में चले गए तब आप अपने साम्राज्य को विघटन करने का एक जिम्मेदार प्राणी कहलाओगे। आपके ऊपर ये जिम्मेदारी होगी, आपके ऊपर ये लांछना लगाया जाएगा कि देश को बर्बाद करने में आपका हाथ है। अब प्रश्न उठता है कि राष्ट्रवाद ना लाएं तो? हाँ, राष्ट्रवाद जरूर लाओ, लेकिन थोड़ा सा उसे अच्छी तरीके से
अध्ययन करने के बाद ही उसे अपने दिल में आत्मसात करो, क्योंकि राष्ट्रवाद, एक और बात कही जाती है कि राष्ट्रवाद चरम राष्ट्रवाद ना बने। वो राष्ट्रवाद क्या? राष्ट्रवाद तो देखा जर्मनी में भी आया, जब वहाँ पर में लोग मार्क और डॉलर दोनों जो हैं वो करोड़ों में कंपेयर होने लगे। मार्क की कीमत डॉलर के मुकाबले करोड़ों में पहुंच गई थी, गिर गई थी मार्क का। तब हिटलर आया, राष्ट्रवाद को लाया, लेकिन क्या हुआ? वो राष्ट्रवाद था कि जर्मनी को संकट से उबारना है, और जर्मनी को संकट से उबार तो लिया, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? द्वितीय विश्व युद्ध। और फिर दुनिया को क्या मिला? जर्मनी भी खत्म, इंग्लैंड भी खत्म। इस राष्ट्रवाद की होड़ में इतनी शक्तिशाली ताकतवर साम्राज्य सब मिट गया। इंग्लैंड क्यों नहीं पूरी दुनिया पर अपना कब्जा बना करके रखा? नहीं रख पाया, और रख भी नहीं सकता था। क्यों? द्वितीय विश्व युद्ध में लड़के कोई शक्ति ही नहीं बची। क्यों लड़े आप? तो राष्ट्रवाद के कारण ही तो लड़े थे। राष्ट्रवाद चरम राष्ट्रवाद बन गया। आप देखोगे कि शुरुआती दौर में तो हमने सिर्फ राष्ट्रवाद को ही अपनाया, लेकिन आपको कानों कान खबर नहीं होगा और कब राष्ट्रवाद चरम राष्ट्रवाद में बदल गया, कब नेशनलिज्म एक्सट्रीम नेशनलिज्म में बदल गया, आपको पता तक नहीं चलेगा। ये गौर करके देखना। ध्यान रहे, अगर आप इतिहास को पढ़ोगे तो राष्ट्रवाद कई चरणों से गुजर चुका है। उदाहरण के लिए 19वीं शताब्दी में यूरोप में कई छोटी छोटी रियासतों का निर्माण हुआ, उसका एकीकरण हुआ, छोटे छोटे देश सब बने, जैसे कि जर्मनी और इटली का एकीकरण तो आप लोग 10वीं में पढ़े ही होंगे, 10th में, कि जर्मनी का एकीकरण हुआ, इटली का एकीकरण हुआ। इटली 7 भागों में बटा हुआ था, जर्मनी 6 भागों में बटा हुआ था, लेकिन सबका एकीकरण करके वहां पर क्यों एकीकरण हुआ? क्योंकि राष्ट्रवाद आया था। जर्मनी में बिस्मार्क और इटली में गैरिबाल्डी, इन लोगों ने आकर इटली को एक कर दिया और जर्मनी का भी एकीकरण कर दिया बिस्मार्क ने। लेकिन उसके बाद जब शक्तियां एक साथ जुड़ी तब क्या हुआ? तब अपने पड़ोसी मुल्कों की संसाधन छीनने के लिए युद्ध हुआ। तो राष्ट्रवाद से अगर कहीं किसी राष्ट्र को फायदा हुआ हो तो राष्ट्रवाद बड़े बड़े साम्राज्यों के पतन का भी कारण है। बहुत बड़े बड़े साम्राज्य हैं यूरोप में। 20वीं शताब्दी के आरंभ में ऑस्ट्रिया, हंगरी, रूसी, ये साम्राज्य सब बहुत बड़े थे, लेकिन इनका क्या हुआ? 20वीं शताब्दी के अंत में आते आते इनका विघटन हो गया। वजह राष्ट्रवाद का ही संघर्ष था। राष्ट्रवाद आने से ये नहीं होता कि आपके देश को शक्तिशाली बनाया जाएगा। अब मान लीजिए हमारे भारत में राष्ट्रवाद आ जाए, ठीक है, सब में राष्ट्रवाद आ गया। राष्ट्रवाद है, लेकिन संस्कृति भी तो कई तरह के हैं। अब जितने भी संस्कृति के लोग हैं उनमें से एक संस्कृति या धर्म के लोगों में राष्ट्रवाद आ गया और दूसरे के धर्म या संस्कृति में राष्ट्रवाद नहीं आया। अब जिसमें राष्ट्रवाद आया वो क्या करेगा? दूसरे संस्कृति के लोगों को कहेगा या तो तुम भी राष्ट्रवाद लाओ, क्यों नहीं लाओगे? देश के लिए क्यों नहीं काम करोगे? देश के लिए तुम क्यों नहीं विकास के काम करोगे? सब कुछ वो उसे समझाने लगेगा और वो बात नहीं मानेगा। जब वो बात नहीं मानेगा तो गृहयुद्ध हो जाएगा और दोनों मिलकर आपस में लड़ लेंगे। तो देखो राष्ट्रवाद ने क्या करा दिया। अभी किसी में राष्ट्रवाद आ जाए, राष्ट्रवाद धीरे धीरे अलगाववाद, एक तो चरम राष्ट्रवाद भी होता है और अलगाववाद भी बन जाता है। अब मान लो कि हिंदुओं में आ गया राष्ट्रवाद, मुसलमानों में नहीं आया, तो हिंदू की बात मुसलमान नहीं मानेगा, तो हिंदू या मुसलमान कहेगा ठीक है, हमें लड़ने से क्या फायदा, हमें इनके साथ नहीं रहना, हम तो अलग देश ही बना लेते हैं।
या ये बात मुस्लिम भी कह सकते हैं, सिख भी कह सकते हैं, ईसाई भी कह सकते हैं। तो देखो राष्ट्रवाद कब चरम राष्ट्रवाद बन गया और कब अलगाववाद का भी रूप ले लिया। तो मैं क्या कहना चाहता हूं आप लोगों को कि राष्ट्रवाद फिर छोड़ दें, राष्ट्रवाद मन में ना रखें। नहीं, मैं आपको जितनी बातें बता रहा हूं उसको आपको ध्यान से सुनना है और राष्ट्रवाद तो रखनी ही है। लेकिन आप जानते हो ना कि इस दुनिया में जीना तो पड़ता ही है, सांसें तो लेनी ही पड़ती है, लेकिन बदबूदार जगह पर में जाने पर हम नाक पर क्या रख लेते हैं? रुमाल। तो वही चीज है, जब राष्ट्रवाद गलत स्थिति में पहुंचे तो उसे आपको रोकना सीखना होगा। खुद को राष्ट्रवाद में भरना है, लेकिन राष्ट्रवाद के उस स्थिति में हमें नहीं पहुंचना है। जैसे कि कोई भी जिंदगी तो जी रहे हो, सांस तो ले ही रहे हो, लेकिन गंदी नाली आते ही आप क्या करते हो? नाक पे रुमाल रखते हो। आप वहां पर सांस नहीं लेना पसंद करते हो, नहीं चाहिए ऐसी सांसें। तो वही चीज राष्ट्रवाद अगर चरम में बदले, अलगाववाद में बदले, तो नहीं लेनी हमें ऐसी राष्ट्रवाद। हमें राष्ट्रवाद के मूल रूप को बनाए रखना है, राष्ट्रवाद के मूल सिद्धांत को फॉलो करना है। राष्ट्रवाद जब उग्र होगा, चरम होगा, हमें उस स्थिति का डटकर सामना करना है। और अगर चरम में जाएं भी हम तो वहां से वापस हो लो। समझ जाना, इतिहास पढ़ो, पढ़ो दुनिया के बड़े बड़े साम्राज्य को, जिसमें भी राष्ट्रवाद आया धोखे से वो चरम राष्ट्रवाद में बदल गया, अलगाववाद में बदल गया, वो साम्राज्य नष्ट हो गया और वो देश, उन देशों का, उन साम्राज्यों का विघटन हो गया। राष्ट्रों की सीमाएं जो हैं, अगर हम सब उनका आदर करें, जितने भी देश हैं, तो राष्ट्रवाद चरम में नहीं जाएगा। कोई कहता है नहीं, हमारे देश की सीमा तो तेरे देश के अंदर जाता है। चीन कहेगा मेरा अरुणाचल प्रदेश तक सीमा है। पाकिस्तान कहेगा कि जम्मू कश्मीर में श्रीनगर तक हमारे पाकिस्तान की सीमा है। ये सारी स्थिति कैसे बनी? तो चीन में राष्ट्रवाद होगा, इसलिए वो कह रहे हैं कि अरुणाचल प्रदेश तक मेरा होगा। पाकिस्तान में राष्ट्रवाद होगा तो वो कहेगा हमारा कश्मीर के श्रीनगर तक हमारी सीमा है। लेकिन दोनों से पूछा जाए कि ये सीमा जो कर रहे हो और एक दूसरे के सीमा का आदर नहीं कर रहे हो, ये किस चीज में बदलेगा? दे देगा कोई अपना अरुणाचल प्रदेश और श्रीनगर तुम्हें? नहीं देगा ना। उसके लिए क्या होगा? युद्ध होगा। युद्ध में क्या होगा? दोनों तरफ से लोग मारे जाएंगे, नुकसान दोनों तरफ का होगा, तुम भी नहीं बच सकते। तो फिर जब युद्ध होगा, विध्वंस होगा, तो क्या आपके पास राष्ट्रवाद बच जाएगा? राष्ट्रवाद तेल लेने चला जाएगा। इसलिए हम बता देते हैं आप लोगों को कि राष्ट्रवाद को राष्ट्रवाद ही रहने दो। अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा हेडिंग है आपका राष्ट्र और राष्ट्रवाद। देखो, राष्ट्र किसे कहते हैं? लोगों के ऐसे समूह, शहरों, गांवों, इन सब का ऐसा समूह जो एक भौगोलिक क्षेत्र में रहते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं, उसे हम राष्ट्र कहते हैं। उसमें एक राजा भी होता है, राष्ट्रपति भी होता है, सैन्य शक्ति होता है, सब। ये है एक राष्ट्र। जैसे उदाहरण के लिए आप लिखना कि भारत एक राष्ट्र है। ये नगरों, शहरों और करोड़ों लोगों के समूह का एक भौगोलिक क्षेत्र है। यहाँ पर लोकतंत्र है, चुनाव होता है, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति चुने जाते हैं, कानून है, संविधान है, और ये राष्ट्र इस तरीके से कंटिन्यू चल रहा है और चलता ही रहेगा। राष्ट्रवाद क्या है? तो बता दिया। राष्ट्रवाद एक ऐसी स्थिति को कहते हैं जब किसी भी देश के नागरिक अपने देश के मान सम्मान तथा विकास के लिए कुछ भी करने को तैयार रहता है। कुछ भी मतलब बलिदान देना पड़े तो वो भी देंगे, मेहनत करना पड़े तो वो भी करेंगे, जो कुछ भी करना पड़े हम सब कुछ करेंगे। तो अगर राष्ट्र का निर्माण हो गया, मान लीजिए भारत एक राष्ट्र है, तो क्या इसमें राष्ट्रवाद आएगा?
डेफिनेटली अगर राष्ट्र का निर्माण हुआ है तो क्या आएगा, राष्ट्रवाद तो आएगा ही आएगा। तो जब राष्ट्रवाद आएगा राष्ट्र के निर्माण होने से, और राष्ट्रवाद फिर युद्ध करा देगा, राष्ट्रवाद चरम हो जाएगा, राष्ट्रवाद अलगाव हो जाएगा, अलगाववाद को लाएगा, तो फिर राष्ट्र क्यों हो? नहीं, राष्ट्र भी हो। और राष्ट्रवाद का मैं या दुनिया में अभी तक कोई भी अच्छे से डेफिनेशन नहीं दे पाया है, इसकी व्याख्या नहीं कर पाया है कि राष्ट्रवाद कैसी होनी चाहिए और किस स्थिति में होनी चाहिए। ये आप सब लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि आप ऐसी पढ़ाई करें, ऐसा अध्ययन करें और राष्ट्रवाद को एक अच्छी स्थिति, एक रूप प्रदान करें, एक ऐसा रूप प्रदान करें जहां पर राष्ट्रवाद चरम में ना जा पाए। साझे विश्वास, इसके अलावा आप लोगों को एक और ध्यान में रखना है कि अगर आप किसी राष्ट्र में रहते हो तो आप अकेले एक ही तरह के लोग नहीं रह सकते। एक जंगल ही है तो उसमें सिर्फ एक ही तरह के जंतु या जानवर नहीं रह सकता। वैसे ही एक राष्ट्र है तो सिर्फ वहां पर आप कहोगे सिर्फ हिंदू ही होगा, सिर्फ मुस्लिम होगा, ऐसा नहीं हो सकता। और अगर कोई एक ही रहेगा, एक ही प्रकार के मनुष्य, तो वो भी, उसका भी जीना दूभर हो जाएगा, वो नहीं जी पाएगा। तो जरूरी क्या है? साझा विश्वास कीजिए। हर एक देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, विभिन्न धर्म के, यहूदी, पारसी, जरथुस्ट्री और कन्फ्यूशियसवादी सब तरह के लोग रहते हैं। तो क्यों ना हम साझा विश्वास करें। पहले तो अपने देश के अंदर साझा विश्वास करो, सभी धर्म संस्कृति के लोग अपने अपने धर्म संस्कृति को निभाएं। कोई बात नहीं, हमारे देश में विविधता है, लेकिन विविधता में हम एकता ला सकते हैं। विविधता है, विभिन्न प्रकार के त्योहार, उत्सव होंगे, सब मिलकर मना लो, सब मिलकर खुशियां बांट लो। एक संप्रदाय के लोग दूसरे संप्रदाय के उत्सव त्योहार में जाएं, दूसरे भी इसमें आए, सौहार्दपूर्वक मना लो। तो अपने देश में ऐसे साझे विश्वास कर लोगे। अब आए साझे विश्वास देश के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। तो याद रखना कि जब दो देशों का युद्ध होता है, किस लिए? साझा विश्वास नहीं होता, वो अपनी सीमा को नहीं मानते। वो कहते हैं हमारी सीमा तुम्हारे देश के अंदर तक जाता है। अमेरिका कहेगा कि नहीं, हमें रसिया के पास बहुत सारा क्षेत्रफल है, बहुत सारा एरिया है, तो उसमें से थोड़ा नाटो को दे दो। अब मैं ये कहता हूं कि साझे विश्वास का मतलब एक दूसरे देश के सीमाओं का आदर करना भी साझा विश्वास है। और अगर साझे विश्वास रखेंगे तो राष्ट्रवाद बिल्कुल अपनी सही स्थिति में रहेगा, अच्छी स्थिति में रहेगा, कभी ये बिगड़ेगा नहीं। अब देखते हैं राष्ट्रवाद का इतिहास क्या रहा है। तो देखो, राष्ट्रवाद का इतिहास है कि इतिहास में राष्ट्रवाद पैदा लिया, लोगों के अंदर दिलों में राष्ट्रवाद आया, देश के प्रति प्रेम और बलिदान करने की सोच आई और फिर उससे फायदा हुआ। राष्ट्रवाद आया कैसे? राष्ट्रवाद आया आपको कहानी सुनाने से, किंवदंतियां बताने से, पौराणिक कथा सुनाने से, वीर महिला और पुरुष की कहानी बताने से, इस सब तरीके से राष्ट्रवाद आया। और जब ये आया तो देखो, हम गुलाम थे, आजाद हो गए। लेकिन जब हमारे अंदर राष्ट्रवाद नहीं था तो हमारे देश में अंग्रेज आया और 590 राजाओं को आपस में लड़ा दिया और हमें गुलाम बना लिया। हम गुलाम क्यों बने? तो सहजता सा आंसर है, क्योंकि हमारे पास राष्ट्रवाद नहीं था। हम आजाद क्यों हो गए इंग्लैंड से? क्योंकि हमारे अंदर राष्ट्रवाद आ गया। राष्ट्रवाद क्यों आया? डेफिनेटली हम कहेंगे भगत सिंह ने जो बलिदान दिया, उस वजह से हमारे देश में बहुत तेजी से राष्ट्रवाद फैला। तो राष्ट्रवाद, देश के प्रति सोच और बलिदान, ये सब किंवदंतियां, कहानियां, पौराणिक कथाएं, वीर पुरुष और वीर महिलाओं का बलिदान, इन सब के द्वारा आया। भूक्षेत्र, अगर भूक्षेत्र में देखें तो राष्ट्रवाद जो है वो सबसे पहले फ्रांस में आया, जहां से ये शुरू किया गया।
लेकिन धीरे धीरे इंग्लैंड अन्य जगहों पर फैला। यूरोप में देख रहे हो, यूरोप में इतने छोटे छोटे कंट्री हैं कि हमारे देश की राजधानी दिल्ली को अगर बांटा जाए तो इतने में यूरोप में 4 देश बन जाता है, 4 कंट्री बन जाता है। ध्यान रखना, युद्ध की स्थिति जो होती है ना, उसे ही नरक कहते हैं। और जब शांति रूप से हम अपने जीवन जी रहे होते हैं, उसे ही स्वर्ग कहते हैं। राष्ट्रवाद स्वर्ग भी ला सकता है और राष्ट्रवाद नरक भी ला सकता है, दोनों ला सकता है, ये ध्यान रखना आप लोग शायद कल हमसे ज्यादा इंटेलिजेंट निकलो, ज्यादा बुद्धिमान निकलो और आप राष्ट्रवाद को समझ पाओगे, देख पाओगे कि हां, आपने राष्ट्रवाद को सही से देखा और उसे स्वर्ग बना दिया। जिम्मेदारी आप लोगों की कि राष्ट्रवाद को स्वर्ग बनाए रखना, नरक ना बना देना। साझे राजनीति आदर्श याद रखना, अगर हम राजनीति में साझा आदर्श रखेंगे, हम 2 देश हैं, पड़ोसी हैं, होंगे ही, दोनों के भौगोलिक क्षेत्र हैं, जलवायु अलग है, सोच अलग है, संस्कृति अलग है, उत्सव अलग है, त्योहार अलग है, विवेक अलग है, नैतिकता अलग है। तो ऐसे में अगर हम दोनों के साझे राजनीतिक आदर्श को मान लें कि हां, आपका देश भी संप्रभु है और हमारा देश भी संप्रभु है, ऐसा मानने को हम क्या कहते हैं? राजनीतिक आदर्श। फिर वहां पर किसी भी तरह का कोई लड़ाई झगड़ा होगा ही नहीं। ध्यान रखें, लोकतंत्र से अच्छे शासन कोई नहीं होता। फिर लोकतंत्र में मोस्टली कहते हैं कि सबका उसमें अपना विचार है, तो राष्ट्रवाद का तो वहां पर कोई जगह ही नहीं बच जाता लोकतंत्र में। लेकिन लोकतंत्र में भी अगर राष्ट्रवाद नहीं रखोगे तो आपके देश पर कोई भी कब्जा कर सकता है। इसके अलावा धर्मनिरपेक्षता रखना बहुत जरूरी है, उदारवाद भी रहें, इन सब के जरिए साझी राजनीतिक पहचान। और याद रखना, अगर एक ही देश में कई संस्कृति और धर्म के लोग रहते हैं तो वो सारे धर्म और संस्कृति के लोग आपस में एक दूसरे पर में विश्वास कर सकते हैं। अब मान लो कि हम अपने देश में 2 संप्रदाय में आपस में लड़ लेते हैं, चलो लड़ लेते हैं, लेकिन एक काम करते हैं कि लड़ने से पहले अमेरिका एयरपोर्ट पर उतरते हैं, इंग्लैंड के एयरपोर्ट पे उतरते हैं। अब वहां पर आप क्या कहोगे? मैं हिंदू हूं या मुसलमान हूं? क्या बोलोगे आप लोग? जरा बच्चों ध्यान से देखना कि ये राष्ट्रवाद है क्या। राष्ट्रवाद या संस्कृति के कारण हम अपने देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में लड़ जाएंगे, लेकिन अमेरिका या इंग्लैंड के एयरपोर्ट पर जब हम उतरेंगे तब क्या हम अपने आप को हिंदू बोलेंगे? नहीं, हम अपने आप को इंडियन बोलेंगे, भारतीय बोलेंगे, हिंदुस्तानी बोलेंगे। तो ऐसे ही साझे आदर्श अपने भी देश में रख लो ना, फिर कभी कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं, कोई दंगा नहीं, कोई संप्रदायवाद नहीं, और कोई संप्रदाय में किसी तरह का कोई टकराहट नहीं। सभी धर्म साझा विश्वास करेंगे, सभी संस्कृति के लोग एकजुट होकर साझा विश्वास करेंगे। तो ध्यान रखना, विविधता कभी नहीं जाएगा, हर एक देश में विविधता होगा। आपके देश में विविधता है, भारत में विविधता है, लेकिन वही विविधता आपकी कहां चली जाती है? जब किसी देश के एयरपोर्ट पर उतरते हो तब क्यों नहीं कहते हो कि मैं मुसलमान हूं, मैं हिंदू हूं, मैं सिख हूं, मैं ईसाई हूं? नहीं, तब आप इंडियन बन जाते हो, तब आप भारतीय बन जाते हो। अमेरिका में भी तो विविधता होगा, और वहां के लोग जब इंडियन एयरपोर्ट पर उतरेंगे तो वो क्या बोलेंगे कि मैं अमेरिकी मूल का हिंदू हूं या इंडियन मूल का हिंदू हूं जो अमेरिका में बस गया, यहां आया? नहीं, वो सीधा बोलेगा मैं अमेरिकन हूं, मैं कनेडियन हूं, मैं इटालियन हूं, मैं स्पेनिश हूं, यही बोलेंगे, और मैं फ्रांसीसी हूं। हर देश में विविध प्रकार के लोग रहते हैं। राष्ट्रवाद के जरिए आप राष्ट्रवाद को एक लड़ने का और दंगे का जरिया मत बनाओ। राष्ट्रवाद कोई लड़ने और दंगे करने का जरिया नहीं है। आप 11th 12th के बच्चे
17 साल के हो, अभी बहुत तेज दिमाग है आपके पास। मेरी बातों को ठंडे दिमाग से सोचना है कि हम अपने देश में क्यों लड़ें जब दूसरे देश में जाके सब भारतीय बन जाते हैं, सब इंडियन बन जाते हैं। फिर यहां पर लड़ने का क्या मतलब? शायद हमने राष्ट्रवाद को सही रूप से परिभाषित नहीं किया है, शायद हमने राष्ट्रवाद को अंदर से ग्रहण नहीं किया है। राष्ट्रीय आत्मनिर्णय, इसके अलावा आप ध्यान रखना कि आपको राष्ट्रवाद को समझने के लिए आत्मनिर्णय लेना है। आत्मनिर्णय मतलब आत्मा से लिया गया निर्णय। आपकी आत्मा क्या कहती है? लड़ें, बिना मतलब के लड़ें, चाहे देश के अंदर, चाहे पाकिस्तान से या चीन से या किसी से भी नहीं। आप लोग पढ़ लिख रहे हो, कोई ना कोई रास्ता निकाल लोगे जहां पे युद्ध नहीं होना चाहिए, लेकिन आप वहां पर आत्मनिर्णय कर पाओगे। और आत्मनिर्णय, ध्यान रखना, आत्मा कभी भी गलत नहीं कहती। आत्मा हमेशा आपको सही रास्ता दिखाएगा। जब आप आत्मनिर्णय राष्ट्रवाद के लिए लोगे तो देखना, उसने गलत कभी नहीं बताता। आपका ही मन, आपका ही आत्मा आपको कभी गलत रास्ते पे नहीं ले जाएगा। बस जो आत्मा कहे उसको मान लेना, उसकी बात को दरकिनार करके कुछ और मत करने लगना। जैसे कि कोई चोर चोरी करने के लिए जाता है, लेकिन उसकी आत्मा, उसका मन ये तो कहता होगा ना कि नहीं, मैं गलत काम कर रहा हूं, ये ना करो, ये बुरी बात है। लेकिन उस बात को ना मानकर चोर चोरी करता है। वैसे ही आपको राष्ट्रवाद के रूप में आपकी आत्मा एक सही शिक्षा, सही रास्ता देंगे, लेकिन आपकी ये ड्यूटी, कर्तव्य बनता है कि उस आत्मा की बात को मान लेना। अगर उस आत्मा की बात को आप मानोगे ही नहीं, फिर तो बहुत कुछ हो जाएगा। तृतीय विश्व युद्ध भी हो सकता है अगर राष्ट्रवाद इसी तरह कुलांचे मारता रहा और उछलता रहा तो। राष्ट्रवाद युद्ध करा देगा, लड़ाइयां हो जाएगी। अब प्रश्न उठता है, आपका अगला हेडिंग है राष्ट्रवाद और बहुलवाद। ये राष्ट्रवाद और बहुलवाद क्या है? तो बहुलवाद मतलब एक ऐसा देश, क्षेत्र जहां पर अन्य संप्रदाय के लोग सब मिलकर रहते हैं, सब एक ही जगह पर रहते हैं, उसे बोलते हैं बहुलवाद। एक संस्कृति, एक राज्य का अगर आप विचार लेकर चलोगे तो देश टुकड़ों में बट जाएगा। यही किया था ना पाकिस्तान ने। उनकी संस्कृति अलग और हमारा संस्कृति अलग है तो हमारा देश अलग होगा। फिर हमारे हिंदुस्तान के टुकड़े हो गए ना, तो क्या हम बहुलवाद को संभाल नहीं सकते? क्या संस्कृतियों के बीच में टकराव को संभाल नहीं सकते? टकराव के समस्या का हल नहीं ढूंढ सकते? क्या हम सारे संस्कृति मिलकर एक ही साथ नहीं रह सकते? बिल्कुल रह सकते हैं। उसके लिए हमें एजुकेटेड होना पड़ेगा, पढ़ा लिखा होना पड़ेगा, राष्ट्रवाद को समझना पड़ेगा, और तो और जंगल के रूल को समझना पड़ेगा। जंगल रूल क्या है बच्चों? चलो एक खाली आपने एक मगरमच्छ की कहानी सुनी होगी कि एक बार एक मकड़ा था, मगरमच्छ का नाम मकड़ा था। उसको सांप से तो बिच्छू से, इन सब से बड़ी प्रॉब्लम थी, मेढक से। वो सबको ऑर्डर दिया कि सब भाग जाए जंगल से। जब सब जंगल से भाग गए उसके डर के मारे, उसके बाद मगरमच्छ भी, जिसका नाम मकड़ा था, वो भी नहीं जी पा रहा था। इतनी प्रॉब्लम होने लगी कि फिर से उसने सबको बुला लिया। तो वही कह रहे हैं कि अगर सभी तरह के लोग हैं, संस्कृति के लोग हैं, इसमें कोई गलत नहीं है। बस हमें कंसोनेंस यानी कि सामंजस्य बिठाना आ जाना चाहिए। सामंजस्य बिठाओ, निश्चित तौर से एक दूसरे की संस्कृति का आदर करो। भारत जैसा देश है, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब हैं। अगर भारत में हिंदू लोग, संस्कृति के लोग ज्यादा हैं और वो गाय की पूजा करते हैं, तो मुसलमान को क्या चाहिए? मुस्लिम लोगों को इसका आदर करना चाहिए। और वो
मांस या मीट के रूप में कुछ और खा सकते हैं, गाय को ना खाएं, क्योंकि गाय का हिंदू पूजा करते हैं, गाय को हिंदू लोग माता मानते हैं। तो देखो सामंजस्य बैठ गया ना। क्या जरूरत है, आप कुछ भी काट कर खा लो। अगर आपकी संस्कृति में मांस काट कर खाना, गोश्त खाना आपकी संस्कृति है, हिंदुओं की नहीं है, तो भी वो कह रहा है, वो क्या कहेगा। हम खुद मुस्लिम लोग ये बात को सोचें कि नहीं, जब इस देश में गाय की पूजा होती है तो हम उसको काटकर नहीं खाएंगे। अब देख लो कि जिंदगी में अगर एक भी दंगा हिंदू मुसलमान संप्रदाय का हो जाए तो आप जो कहना हमें। इस तरीके से हम बहुलवाद को संभाल सकते हैं। हमें भी मुसलमान के जिन उत्सव त्योहारों, नबी, उनके नबी मोहम्मद, इन सब का हम भी आदर दे सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल मोहम्मद साहब या इन लोगों ने जो कुछ समझाया अच्छा समझाया है, बहुत बढ़िया समझाया, कोई गलत तो समझाते नहीं है। उसी तरीके से हिंदू में राम कृष्ण ने अच्छा समझाया है तो हम मुस्लिम लोग उसे मान लें। हम हिंदू लोग मुसलमान की संस्कृति का आदर कर लें और उसके संस्कृति का आदर कर लें। लेकिन संस्कृति में कुछ ऐसी बातें होगी जो आपको मानना होगा और छोड़ना होगा। जैसे हम गाय काटकर खाएंगे, ये छोड़ना होगा। तब देखो कैसा भाईचारा आता है। कुल मिलाकर अगर हम कहें तो राष्ट्रवाद को समझने के लिए आपको आत्मनिर्णय लेना पड़ेगा। बहुलवाद को एक सामंजस्य की स्थिति देकर जीना पड़ेगा। और फिर देखो, राष्ट्रवाद ना तो कभी अलगाववाद में पहुंचेगा और ना ही राष्ट्रवाद कभी चरम में पहुंचेगा। आपके बुक के लास्ट में एक पेज पर रविन्द्रनाथ टैगोर की कुछ बातें दी गई हैं, उनको आपको समझना बहुत जरूरी है। क्या कहते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर राष्ट्रवाद के बारे में? ये कहते हैं, राष्ट्रवाद हमारा अंतिम आध्यात्मिक शक्ति नहीं हो सकता। मेरी शरण स्थली तो मानवता है। गौर कीजिएगा क्या कह गए ये, कि मेरा अध्यात्म मंजिल राष्ट्रवाद नहीं है, मेरा मंजिल है मानवता। मैं उस राष्ट्रवाद को नहीं मानता, मैं मानवता को मानता हूं। जहां मानवता की पूजा होगी, जहां पर मानवता एक दूसरे को प्यार करेंगे, जहां मानवता एक दूसरे के संस्कृति का आदर करेंगे, मैं ऐसी समाज की कल्पना करूंगा, न कि राष्ट्रवाद से भरा हुआ समाज की कल्पना करूंगा। क्योंकि राष्ट्रवाद से भरे हुए समाज कभी भी दंगे और लड़ाई की स्थिति में वो जा सकते हैं, लेकिन मानवता वाले कभी नहीं जाएंगे। मानवता देखेंगे दूसरे की खुशी क्या है, मुस्लिम देखेंगे हिंदू की खुशी क्या है, हिंदू देखेंगे मुस्लिम की खुशी क्या है, सिख देखेंगे हिंदू मुस्लिम दोनों की खुशी क्या है, हिंदू मुस्लिम दोनों देखेंगे कि सिख की क्या है, यहूदी की क्या है, पारसी की क्या है। अगर किसी बात से कोई आघात हो रहा है तो आप उसको छोड़ दो। रविन्द्रनाथ टैगोर कहते हैं कि हम दूसरी की संस्कृति का आदर करें। अगर कोई गाय की पूजा करता है तो हम आदर करें कि हम इसकी गाय काटकर नहीं खाएंगे। ये रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा है। इससे मानवीय संबंध की गरिमा बनी रहेगी, इससे मानव का इज्जत बढ़ेगा, मानवता के बीच में एक संबंध बढ़ेगा। तो यही था आप लोगों का राष्ट्रवाद का चैप्टर। अब हमने तो बहुत सारी जानकारी सब दिया है, लाइन बाय लाइन आप लोगों को पढ़ना है। इसमें से आप लोग क्वेश्चन जो हैं 30-40 बीच में से निकाल लो, क्योंकि एक्सरसाइज में तो बहुत कम है। एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर करना ही है। वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन करने के लिए आपको स्टोरी को लाइन बाय लाइन पूरा चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। हमारी जितनी भी मैंने भाषण दिए हैं, बातें की हैं, उसको भी आपको बार बार रिपीट करके देखना होगा, सुनना होगा,
तब आप वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन का आंसर दे पाओगे। क्योंकि आप जानते हो वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन का आंसर आपको कोई नहीं सिखा सकता। आप टीचर्स की बातों को या अन्य किताबों को और अपने ही चैप्टर के लाइन बाय लाइन आपने कितना अध्ययन किया है, स्टडी किया है, ये डिपेंड करता है कि आप वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन का आंसर दे पाओगे। बाद बाकी क्वेश्चन कैसा कैसा आएगा 2-4 बोल के दिखा देता हूं। जैसे राष्ट्रवाद क्या है, राष्ट्र को परिभाषित करें, फिर राष्ट्रवाद और चरम राष्ट्रवाद में अंतर क्या है, राष्ट्रवाद कब चरम राष्ट्रवाद का रूप ले लेता है, राष्ट्रवाद से क्या क्या हानियां हैं, राष्ट्रवाद के क्या क्या लाभ हैं। सब राष्ट्रवाद की हानियां है कि ये युद्ध करा देता है, और राष्ट्रवाद के लाभ है कि वो हमें, अगर हम गुलाम हैं तो हमें आजादी भी दिला देता है। राष्ट्रवाद का ये तो फायदा भी है, क्योंकि भारत बिना राष्ट्रवाद के तो आजाद होता नहीं। अगर राष्ट्रवाद नहीं आता तो, राष्ट्रवाद नहीं होता तो भगत सिंह हंसते हंसते फांसी पे चढ़ते ही नहीं। ये राष्ट्रवाद की देन थी। तो राष्ट्रवाद अच्छा भी है, राष्ट्रवाद बुरा भी है। सब पे आप लोगों को क्वेश्चन तैयार करना है और उसे पूरा करना है। अंत में मैं यही कहूंगा, आप लोगों को हमारी ये कैसी लगी आप लोग हमें जरूर कमेंट करके बताना। और ध्यान रहे बीच में से आपको 30-40 क्वेश्चन निकालने हैं, एक एक नंबर के एक्सरसाइज वाले भी करने हैं, और रविन्द्रनाथ टैगोर के विचारों को समझना है। जैसे क्वेश्चन आएगा बहुलवाद क्या है, वो भी लिखना है। संस्कृति के टकराहट से क्या समझते हैं, ये भी क्वेश्चन बनाकर आपको आंसर लिखना है। इसके अलावा आप देखोगे कि साझे राष्ट्र का आदर्श क्या है, साझे राष्ट्र का आदर्श क्या है। एक दूसरे राष्ट्र उनके अपने अपने सीमाओं का भी वो क्या करें, आदर करें। फिर राष्ट्रवाद रहेगा, कभी भी वो चरम में नहीं बदलेगा। इस बात का भी ध्यान रखना है। जितना ज्यादा देश के अंदर या देश के बाहर हम लोगों का सम्मान करेंगे, एक राष्ट्र दूसरे का सम्मान करेगा, एक राष्ट्र दूसरे के सीमाओं का आदर करेगा, उतना ही ज्यादा हम खुश रहेंगे, शांत रहेंगे, और राष्ट्रवाद रहेगा, वो चरम राष्ट्रवाद में नहीं बदलेगा। तो आप लोग जरूर कमेंट करना कोई गलती हो गई हो तो, और ध्यान से आप लोग पढ़ते रहना। तब तक के लिए धन्यवाद।